गुड इवनिंग। आज हम लोग चलते हैं ग्रुप 15 वर्ग 15 में आगे की तरफ लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, बहुत ही याद रखना है। 12th में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, सारा क्वेश्चन VVI मार्क कराया जाएगा और एक्स्ट्रा में भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, इसीलिए याद करते जाना है। एग्जाम का समय आने वाला है, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ध्यान रखना है और प्रिपरेशन करते रहना है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते समय एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि पार्ट नंबर 4 में एक प्रॉब्लम था कि जैसे ऑफलाइन बच्चों को जो पढ़ाया गया था तो उन लोगों को बताए थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण जो है, धात्विक वैसे और सभी लेक्चर में बताया गया है, धात्विक जो लक्षण है ना, धात्विक लक्षण बढ़ता है, ठीक है। तो इसके जगह पर वहां पर धात्विक लक्षण घटता है लिखा गया है, तो इसको काट के इसको सुधार लेना है। धात्विक लक्षण बढ़ता है, या अगर जगह नहीं है तो उसको लिख देना है अधात्विक, ठीक है, गुण घटता है, ठीक है। बस क्या करना है बता दे रहे हैं सिंपली कि यहां पे अधात्विक लगा देना है, ठीक है, अधात्विक, ठीक है। आगे चले हम लोग, चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे देखते हैं। फास्फोरस हम लोग क्या है इस चैप्टर में दूसरे तत्व जो वर्ग 15 है, वर्ग 15 में नाइट्रोजन के बाद दूसरे तत्व फास्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फास्फोरस के बारे में बात कर रहे हैं और इस फास्फोरस के बारे में हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास डी कक्षक आ जाता है। डी कक्षक आने से संयोजकता बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन की संयोजकता इसीलिए मैक्सिमम 4 हो सकती है और इसकी संयोजकता 5 होती है, एक्सटेंड होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि इसमें डी कक्षक आ जाता है, याद रहेगा, पहले भी बता चुके हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो डी कक्षक की उपलब्धता जो बढ़ती है और ज्यादा नीचे आएंगे तो इसकी संयोजकता घटती है। क्यों घटती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद है इसको क्या कहते थे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऊपर वाले तत्व में भी संयोजकता की कमी थी पी बलकों में और नीचे वाले तत्वों में संयोजकता की कमी थी, लेकिन दोनों का कारण क्या था? अलग अलग है, दोनों का कारण अलग है। नीचे वाले तत्वों में इसीलिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रभावी होता है और ऊपर वाले तत्वों में इसलिए कि उसमें डी कक्षक नहीं है। ये बात याद रहेगी, सही है, नोटेड है। आगे चलें, ठीक, आगे चलते हैं। फास्फोरस के हमारे पास 3 अपरूप होते हैं। प्रकृति में हम लोग को फास्फोरस के 3 अपरूप दिखाई देते हैं। सफेद फास्फोरस, ठीक है, सफेद फास्फोरस को भी पीला फास्फोरस भी कहा जाता है, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, 3 फास्फोरस है। हालांकि तीनों फास्फोरस को सफेद फास्फोरस को गर्म करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आ रहा है बात? सफेद फास्फोरस को गर्म करेंगे तो लाल फास्फोरस और उसको गर्म करेंगे लंबे समय तक तो हम लोग को क्या मिलता है? काला फास्फोरस प्राप्त होता है, ठीक। फास्फोरस जो होता है जल में, क्या, किसमें? जल में अविलेय होता है। अविलेय मतलब घुलता नहीं है। जल में क्या होता है? सॉरी, जल में अविलेय होता है। देखिए यहाँ पे विलेय लिखा गया है, इसको सही कर लेना है। जल में क्या होता है? अविलेय। ये क्या होता है? जल में अविलेय। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल, ईथर में विलेय होता है। इसको ध्यान रखना है, विलेय होता है, घुल जाता है इसमें, ठीक है। ये जहरीला होता है, थोड़ा सा पॉइजनस होता है। सो इससे हम लोग जब फास्फोरस को टच करो या फास्फोरस, जैसे फास्फोरस माचिस की तिलियों में फास्फोरस पाया जाता है, वो लाल फास्फोरस होता है। तो हम लोग को थोड़ा सा फास्फोरस से बच के रहना होता है क्योंकि ये हल्का पॉइजनस होता है, फास्फोरस हल्का, और ये वायु के संपर्क में आने, हवा में ना, जैसे जादूगर लोग ऐसे ऐसे करते करते आग लगा देता है, तो वो कुछ नहीं, फास्फोरस होता है और चुटकी में ऐसे ऐसे करते करते हल्का हल्का हवा लगता है और इसमें आग लग जाता है। तो वो जादू, पहले उसको जादू दिखाता था, ऐसा कुछ नहीं। आप सारा जादू एक साइंस है, सारा जादू एक साइंस है और साइंस के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ जादू आपको हिप्नोटाइज करके, मतलब आपको थोड़ा उससे ध्यान हटा के इस तरीके का प्रयोग किया था, बट साइंस के अलावा जादू कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक फास्फोरस का उपयोग जो बता रहे हैं, जहरीला होता है, उपयोग नहीं है, जहरीला होता है, वायु से आग पकड़ लेता है। अगर इसको सूंघने पर, सूंघा जाए तो लहसुन की तरह, लहसुन का आई थिंक सबको लहसुन का स्मेल पता होगा, नहीं अगर स्मेल पता तो जाके सूंघ लो, लहसुन का जो स्मेल होता है, तो लहसुन का जो स्मेल होता है उस तरह का इसका स्मेल होता है, गंध जो होता है लहसुन के जैसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
पीला फास्फोरस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीला फास्फोरस, अभी बताया था इसका। इसको क्या कहते हैं? पीला फास्फोरस। प्रबल अपचायक, ये जो अपचायक करने की क्षमता इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, ये प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। कैसा होता है ये? प्रबल अपचायक। आगे चले, नोटेड है, ये नोट हो गया है, ये नोटेड है, नोट कर लो जल्दी सा, आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं लाल फास्फोरस के बारे में। अभी बताया गया था कि सफेद फास्फोरस को अगर गर्म कर देते हैं तो हम लोग को लाल फास्फोरस मिलता है, लोहा के जैसा कलर होता है, लोहा के जैसा धूसर कलर होता है। ठीक है, धूसर कलर होता है लोहा के जैसा। ठीक, कैसे कलर होता है? धूसर। ठीक है, लोहा के जैसा। आगे देखते हैं, गंधहीन होता है। ये जो होता है लाल फास्फोरस, जो वो जो फास्फोरस था और लहसुन के जैसा स्मेल था, इसमें गंध जो होता है नहीं होता है, गंधहीन होता है, अविषैला होता है, जल एवं CH2 में अविलेय होते हैं। देखिए, वो जो फास्फोरस था CH2 कैल्शियम कार्बन डाइसल्फाइड में जो घुल जाता था कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें यहाँ पे नहीं घुलेगा, यहाँ पे क्या होगा? दोनों में नहीं घुलेगा। ठीक, बात सही है। बहुलकी होता है, बहुलकी मतलब एक, बहुलक मतलब होता है किसी का एक ही चीज अगर बार बार जुड़ जाए ना, जैसे अगर इसकी संरचना की बात किया जाए तो संरचना आप देख लो, इसकी संरचना जो दिख रही है ये एकलक है, और इसी को बार बार रिपीटेड मोड में अगर इसको आगे चल के जोड़ते जाते हैं तो इसको बहुलक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसको बहुलक कहते हैं। नहीं तो अगर ऐसे और भी इसके आगे अगर जोड़ दो इस तरीके से, आगे आ जाओ, देख लेते हैं हम लोग इस तरीके से, तो इसमें अगर ऐसे जोड़ देते हो तो ये क्या है? बहुलक। ये क्या है? बहुलक। तो इस तरीके से चेन बनाएगा, श्रृंखला बनाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा? बहुलक। इसको क्या कहेंगे? बहुलक। ठीक है, चलेगा काम? सही है, चलेगा? आगे चले, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, काला फास्फोरस। अभी बताया गया था कि सफेद फास्फोरस को फिर गर्म कर दो या लाल फास्फोरस को गर्म कर दो तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है? काला फास्फोरस। क्या प्राप्त होता है? काला फास्फोरस। इसको ध्यान में रखना, ये हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया? काला फास्फोरस। काला फास्फोरस दो प्रकार का होता है, अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस। काला फास्फोरस कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अल्फा काला फास्फोरस और बीटा फास्फोरस काला फास्फोरस। ये देखिए, ये दो परत का होता है। दो परत कहने का मतलब फास्फोरस की ऐसे ऐसे परतें बनती है इसमें, है ना, इस तरीके से। एक परत ये हो गया, एक परत ये हो गया, तो ये परतें बनाता है फास्फोरस, काला फास्फोरस। ठीक है, काला देखने में काला लगता है, काला पत्थर की जैसा, तो ये काला फास्फोरस हो गया, है ना। तो काला फास्फोरस हो जाएगा, सही है। देखो, फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या है? PH3। फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है? PH3। ठीक है, एमओपी। एमओपी क्या है? निर्माण की विधि। बार बार बता देते हैं, निर्माण की विधि, है ना। कोई दिक्कत है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि। निर्माण की विधि, आखिर इसको निर्माण कैसे किया जाता है फॉस्फेन को? तब फास्फोनियम आयोडाइड के साथ, फास्फोनियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं KOH की, तो हम लोग को फॉस्फीन प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट है? आगे चले। और कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को मिलता है फॉस्फीन। ठीक है, और फिर हम लोग को कैल्शियम फॉस्फाइड के फिर साथ HCl के साथ, ये H2O के साथ अभिक्रिया था, यहाँ अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिर हम लोग को मिलता है फॉस्फीन। तीन मेथड है, तीन मेथड को ध्यान रखना है फॉस्फीन के निर्माण की विधि। ठीक, प्रयोगशाला विधि क्या है? P4 क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस को NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पे प्रयोगशाला में हम लोग को मिलता है फॉस्फीन। क्या मिलता है? फॉस्फीन, और बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट। ठीक है, आगे चले। इसका रंग जो होता है रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है। स्मेल, सड़ी हुई मछली, रोटेन फिश, सड़ी हुई फिश मछली, रोटेन फिश, है ना, सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल करता है। जैसे मछली सड़ जाती है तो भला ही सड़े हुए मछली क्यों ही सूंघने जाओगे तुम लोग, तो पता नहीं होगा। अगर कोई इसी को शौक होगा तो देख लेना, सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल करता है। ठीक, PH3 और HBr के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक, यहां तक चले, चलो। फास्फोरस की हैलाइड क्या है? फास्फोरस की हैलाइड।
फास्फोरस के हम लोग को दो हैलाइड मिलते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड भी होता है, पेंटा हैलाइड भी होते हैं और ट्राई हैलाइड भी पाए जाते हैं। PCl3 की अगर बात की जाए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है, फास्फोरस के साथ 6Cl2 के अभिक्रिया करा दे, क्या फास्फोरस के साथ हम लोग एसोसिएटिव थायोनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया करा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, PCl3 प्राप्त होता है। क्या मिलता है, PCl3। इसकी संरचना, अगर संरचना कोई बना दो तो बड़ा मजा आ जाएगा, नहीं तो बना देते हैं, है ना। देखते हैं हम लोग, देखो इसकी संरचना की अगर बात किया जाए, आज संरचना की अगर बात करें, डायग्राम अगर इसकी बनाए तो क्या है, फास्फोरस लोन पेयर होगा कि नहीं होगा, होगा, 3 बॉन्ड के साथ है तो लोन पेयर होगा, कोई दिक्कत, लोन पेयर होगा। यहाँ पे Cl होगा कि नहीं होगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, इस तरह की संरचना होगी, होगी कि नहीं होगी, बताया गया है कि नहीं बताया गया है ना। इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। कैसी संरचना है, पिरामिड की तरह, ठीक है, PCl3 की संरचना, है ना। कोई दिक्कत है, पिरामिड बताए थे, पिरामिड। संकरण बता दो जल्दी से, संकरण बता दो, संकरण बता पाओगे, नहीं, अरे बता दो हो जाएगा, नहीं हो रहा, चलो ठीक है, देख लो। sp3 क्यों होगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, है ना। तो Sn कितना हो जाएगा, Sn कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, Sn कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। बात समस्या कोई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए। फास्फोरस पेंटाहैलाइड, मतलब अभी बताए थे कि फास्फोरस डी कक्षक होने के वजह से फास्फोरस अपनी संयोजकता को बढ़ा सकता है और 5 कार्बन वाले 5 हैलोजेंस हैलाइड्स को प्रयोग करके ये यौगिकों का निर्माण कर लेता है फास्फोरस, डी कक्षक की उपस्थिति के कारण, हाँ है ना, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। PCl5 है, PCl5 का संरचना और प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधि, निर्माण कैसे किया जाता है, निर्माण की विधि जो है, हाँ देख लेना है, निर्माण विधि, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। देखते हैं, फास्फोरस को 10Cl2 के साथ अभिक्रिया कराने पे हम लोग को PCl5 मिलता है, वहां पे 6Cl2 था और यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड को फिर से लिया गया है, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत है, थायोनाइल क्लोराइड को लिया गया है और हम लोग को PCl5 मिलता है। अच्छा, संरचना क्या कहते हो, संरचना बन जाएगा, नहीं, देख ले, संरचना की अगर बात किया जाए, संरचना कोई दिक्कत है, संरचना की अगर बात करें तो बीच में फास्फोरस, है ना, और इसमें एक फास्फोरस Cl एंड Cl, कोई दिक्कत है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलो, एक Cl ऊपर में और एक Cl नीचे में, यहां तक कोई समस्या नहीं, हाँ, इसको क्या बोलते थे, बोलो बोलो, त्रिकोणीय समतलीय द्विपिरामिड, क्या बोलते थे, त्रिकोणीय समतली द्विपिरामिड, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, ठीक है, कोई दिक्कत है, त्रिकोणीय समतलीय, है ना, द्विपिरामिड, 2 पिरामिड, है ना, ऊपर में एक पिरामिड का निर्माण कर रहा है, एक नीचे में, देख लो ना, इस तरीके की संरचना अगर 3D अगर देखें तो एक है, अगर बात करें तो इस तरीके की संरचना, एक पिरामिड ऊपर की ओर से निर्माण हो रहा है और एक, इसको पिरामिड तो बोलते हैं इस टाइप की संरचना को, कोई दिक्कत है नहीं ना, इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो एक पिरामिड ऊपर से और एक पिरामिड, यही पिरामिड नीचे से हम लोग को मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 पिरामिड, इस तरह के संरचना को क्या बोलते हैं, पिरामिड। आगे चले नेक्स्ट की तरफ, ये हो गया, नोटेड है, नोट हो गया, समझ में आ गया ये चीज, सारी चीजें, है ना, संरचना को बना लेना है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, चलेगा, नोट डाउन कर लेना है सारी चीजें। चलो आजा, ऑक्सो अम्ल, देखो
ऑक्सो अम्ल को समझना बहुत जरूरी है। पहले तो ऑक्सो अम्ल कहते किसको है, ऑक्सो अम्ल होता क्या है। ऑक्सो अम्ल जब कम से कम उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, मतलब कम से कम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे अम्ल या वैसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली सीधा जुड़ा होता है और वो अम्लीय होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑक्सो अम्ल। तो यहां पर बहुत सारी चीजों को समझना है, यहीं से बहुत सारे को करेंगे ऑक्सो अम्ल के बारे में। ऑक्सो अम्ल के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें को करेंगे। यहाँ पे हम क्या बोले, डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। क्या, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। डायरेक्ट क्या है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहां देख लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, OH। कभी कभी चीजों को ध्यान इस तरीके से रखना होता है कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, फर्स्ट कौन सा है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो है H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, ये पूरा 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 का पूरा याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पूरा जो अम्ल है उसको याद कर लेना है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें याद ऐसे करना है कि कुछ चीजें आप लोग को खुद से चार्ट बना लेना है कि P और H के बंध कितना बंध है, P और H के बंध कितना बंध, दो बंध है, कितना बंध है, दो बंध देख लो भाई, एक ये और इसके बीच, एक और इसके बीच, ठीक है। P और OH के बीच कितना बंध है, एक बंध है, देख लो P और OH के बीच। P और डबल O के बीच कितना बंध है, देख लो भाई, एक बंध है ना। इस तरीके की चीजों को नोट डाउन करके रखना है, होमवर्क में कर लेना है, सभी के लिए हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे अगर यहां पूछ लो सेम चीज को, तो P और OH के बीच कितना बंध है, देख लो, एक दो तीन चार, कितना है, चार बंध है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को मार्क कर लेना है, P और O के बीच एक बंध है। अब यहाँ पे हम कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम बताए थे, और वैसे भी हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए बताया गया था पहले लेक्चर्स में, और नहीं तो एक हम सेपरेट लेक्चर बता देंगे जिसमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाले जाएंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देंगे कि आसानी से कैसे निकालना है। फिलहाल यहाँ पर कैसे निकालना है और याद नहीं करना है सबको, हम दो बात बोलेंगे, वही दो बात को ध्यान रखना है, ठीक है। बस दो बात क्या, कि यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं को समझना होगा हम लोग को। तो यहाँ पे पहले देख लेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। पहले H3PO2 की बात करें, किसकी, H3PO2 की बात करें तो देख लेते हैं हम लोग। H3PO2 की बात करें, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, किसका निकालना है, ध्यान देना है, किसका निकालना है, फास्फोरस का, किसका निकालना है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो बाकी जो बचे उसका हम लोग को पहले से पता होना चाहिए, जो तत्व हमारे पास बचे उनका ऑक्सीकरण अवस्था पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए, तो याद कर लो इसको, एकदम बांध लो, एकदम अपने गांठ बांध लो, बना लो एकदम, किसी याद हो जाना चाहिए। फास्फोरस, ऑक्सीजन हमेशा -2 में होता है, ऑक्सीजन कितना में होता है, हमेशा -2 में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह छोड़ के, किसके साथ छोड़ के, फ्लोरीन के साथ छोड़ के हमेशा क्या होगा, -2 में होता है। और हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, +1 में होता है। ये भी एक जगह छोड़ के, वर्ग 1 के तत्वों को छोड़ के, वर्ग 1 के तत्वों जैसे कि वर्ग NaH है, NaH है, तो यहाँ -1 में हो जाएगा। तो इसको छोड़ के हमेशा क्या होगा, +1 में होगा हाइड्रोजन, और ये क्या होगा, -2 में होगा। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसका अगर निकालना है इस फास्फोरस का, तो पहले ये कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और इसकी ऑक्सीकरण कितना होता है, 1। जिसका निकालना है उसको कितना मान लेना है, x, उसको कितना मान लेना है, x। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, होता कितना है, 2 है, और होता कितना है, -2, होता कितना है, -2। और कुल ऑक्सीकरण
कुल किसी भी परमाणु पे हमारे पास कुल जो होता है 0 होता है। अब यहां से निकाल लो 3 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 4, सॉरी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3, कोई दिक्कत। x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 1, क्या हो गया, प्लस 1। तो यहां पर ये जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ गई, प्लस 1। तो याद नहीं करना है, पहले भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, याद नहीं करना है। तो यहां पर ऑक्सीकरण की जो अवस्था हो गई कितना हो गई, प्लस 1 हो गया, कितना हो गया, प्लस 1। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे हुआ। अगर इसके निकालने बोल रहे तो H3PO3 का निकाल लेते हैं हम लोग, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की निकाल लेते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, H3PO3 क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है, इसकी निकाल लेते हैं। इसका क्या कर दे, यहाँ पे 3 है तो 3 गुने 1, और इसका निकालना है x जोड़, यहाँ पे कितना होगा, -3, सॉरी 3, कोई दिक्कत है नहीं ना, 3 जोड़ x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू प्लस 3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ गई, प्लस 3, देख लो कितना आ गया, प्लस 3। बहुत इजी है आसान है ना, बहुत ही आसान है। तो इसका कितना आ गया हमारे पास, प्लस 3। इस तरीके से इसका कितना आ गया, प्लस 3। इस तरीके से इसका और बहुत सारे चीज जो अभी जो बताए थे, अभी एक चीज बताए थे कि P और डबल बंड O के बीच कितना है, तो 1 है, कितना है, 1 है, बंद कितना है, सॉरी 1 है, और P और OH के बीच कितना बंद है, तो यहाँ पर कितना बंद है, 1 2 3। तो इसे इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि कितना है, कौन कितना हाइड्रोजन देगा, इसके बेसिस क्वेश्चन आता है, किसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो होमवर्क रहेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का तो निकाल दिए हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, फिफ्थ, सिक्स्थ और यहाँ 7th नंबर। ये आपको निकाल लेना है सभी को, ठीक है। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। ऑक्सीकरण निकालने के लिए इतना तो आ गया होगा, बाकी के रेस्ट जो बच जाएंगे उनको करा दिया जाएगा नेक्स्ट सेपरेट चैप्टर लेक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।